हरे कृष्णा। टाइम आपका ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन हो गया था वाटर लूज के बारे में। बाय कर्टिस बाय स्टीवार्ड के थ्रू कि ट्रांसपिरेशन एक इसेंशियल इविल है और एक अनअवॉइडेबल इविल है बाय स्टीवार्ड के थ्रू, ऐसा बताया था। देन जो ट्रांसपिरेशन है वो 3 टाइप्स का है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकंड जो ट्रांसपिरेशन है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और थर्ड ट्रांसपिरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो एक लार्जेस्ट अमाउंट में वाटर का लूज करता है 50 से 90%। एंड क्यूटिकुलर जो ट्रांसपिरेशन होगा वो 9 से 9.9 ट्रांसपिरेशन होगा इसके थ्रू टोटल अमाउंट का, और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू होगा आपके 0.1 to 1%। और आपका जो फोलियर ट्रांसपिरेशन था वो किसके थ्रू हो रहा था? स्टोमेटा के थ्रू और क्यूटिकुलर के थ्रू। देन आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा अपन एक्सप्लेन कर चुके थे चैप्टर नंबर 6 में। एनाटॉमी में अपन ने स्टडी कर लिया था कि जो डाइकोट के जो स्टोमेटा होते हैं, डाइकोट जो लीप होता है उनके जो स्टोमेटा हो गए वो कैसा होंगे? बीन शेप्ड होंगे, या बात की जाए किडनी बीन, ऐसा बहुत बात करते हैं। मोनोकोट जो लीप है उसका स्टोमेटा जो भी रहेगा वो कैसे रहेंगे? डंबल शेप्ड रहेंगे। ऐसा देखने को मिलेगा ना माता जी? डम्ब प्लस बेल, डंबल ऐसा बोल सकते हो, या डंबल शेप्ड डायरेक्ट बोल सकते हो। देन यहाँ इनका गार्ड सेली, इनमें कौन कौन सा स्टोमेटा में क्या कौन कौन सा सेल्स प्रेजेंट होता है? गार्ड सेल प्रेजेंट होता है, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होता है, एंड आउटसाइड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होता है। इनके थ्रू फिर स्टोमेटल अपर्चर का फॉर्मेशन होता है, स्टोमेटल पोर का फॉर्मेशन होता है। ऐसा अपन ने इनके बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया था। ऐसा हो गया था ना माता जी? कंप्लीट। देन आज अब स्टार्ट करते हैं कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं, मतलब क्लोज और ओपन होने का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ये वाला टर्म है। अब इसमें क्या क्या टर्म रहेगा कि कैसे स्टोमेटा ओपन होंगे, कैसे क्लोज होंगे। तो आपने देखा होगा कि इनमें गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। अब गार्ड सेल यदि वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है? इनके टर्जिड हो जाती है। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है तो इस कंडीशन में हो जाती है। ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन जब इसमें से वाटर लूज हो जाए और
ट्रांसप्रेशन नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्टोमेटा है ऐसा कुछ, क्योंकि ध्यान में रखना है कि स्टोमेटा कभी भी पूरी तरह से कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, हमेशा जो स्टोमेटा होते हैं वो पार्शियली क्लोज होते हैं, पार्शियली क्लोज होते हैं। और पार्शियली क्लोज होने के कारण ऐसी कंडीशन हो जाएगी, भाई ये वाला कंडीशन है तो इसमें से वाटर लूज होने के कारण ऐसा हो जाएगा, लेकिन फूलने की वजह से ये ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्टोमेटा में जो गार्ड सेल वो में वाटर फिल हो जाएगा। तो आप जानते हो कि जो गार्ड सेल का जो इनसाइड है, इनसाइड जो लेयर होता है गार्ड सेल का, जो थिक लेयर होता है, गार्ड सेल का जो इनसाइड जो लेयर होता है वो कैसा होता है, थिक होता है। ये आपने देखा है, गार्ड सेल का इनसाइड जो लेयर होता है वो थिक होता है और आउटसाइड जो लेयर होता है वो थिन होता है। तो वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है ना वो कहां से, आउटसाइड से होता है, क्योंकि पूरा कवर्ड होता है। तो यहां से वाटर ट्रांसपिरेशन इन्हीं से लूज होगा, इस वाली सरफेस से वाटर रिलीज नहीं होगा, फिर रिलीज होकर के इसी पोर से बाहर निकलते हैं, ऐसा बात करते हैं। तो यहाँ पर अब पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन है, किस टाइप से स्टोमेटा क्लोज है, उनके बारे में अपन देखते, फिर उसके बाद आगे स्टोमेटा जो ओपन रहेगा उस कंडीशन में टर्जिड जो आपका गार्ड सेल रहेगा वो टर्जिड रहेगा, क्योंकि वाटर से फुल फिल रहेगा। देन कंडीशन यहाँ पर वाटर का लूज जो होने, ध्यान में रखना कैसा कंडीशन है, हमेशा ये पास वाली जो सेल होता है ना, गार्ड सेल के पास सब्सिडरी सेल प्रेजेंट होता है, और सब्सिडरी सेल से आउटसाइड कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, एपिडर्मल सेल। तो ये हमेशा आउटसाइड से जो पास की जो सेल्स हैं उन सेल से क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ऐसे नहीं है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है कि उस वाटर की प्रेजेंसी की वजह से ही वाटर एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से यहाँ वाटर खींचता है, ऐसे आपने नाम सुना होगा। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा और थोड़ा ये डायग्राम बना लिया आपने, ये वाले क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। इसका थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट, अभी प्लेसिड वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला सेल कौन सा हो जाएगा, सब्सिडरी सेल, ये आप जानते हो, इसका डायग्राम अपन ने। अब क्लोज में क्या करना है, इसको थोड़ा सा मुझे श्रिंक करना है, प्लेसिड करना है, जिससे स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, क्लोज कंडीशन में हो जाएंगे। जैसे आप इमेजिन कीजिए, स्टोमेटा लीफ की सरफेस पर रहेंगे और स्टोमेटा, ये लीफ हो गया, यहां फिर स्टेम, रूट, रूट हेयर, या रूट की भी बात की जाए तो रूट का भी स्ट्रक्चर अपन बात की जाए तो कैसे कंडीशन होगा, जैसे स्टोमेटा की लीफ की सरफेस से स्टोमेटा से जैसे वाटर रिलीज हुआ, जैसे वाटर रिलीज हुआ तो स्टोमेटा से वाटर रिलीज होने से पहले क्या करेगा, पास वाली सेल से क्या लेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वहां वाटर का लेवल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाटर कम हो जाएगा ना वहां पर। तो वाटर कम हो जाएगा तो वहां पर उस सेल का वाटर का डिमांड बढ़ गया, वाटर कम होना मतलब उस सेल का वाटर का डिमांड बढ़ गया, मतलब उसका डीपीडी कैसा हो गया, हाई डीपीडी हो गया। जैसे स्टोमेटा से वाटर रिलीज हुआ
तो पास का जो भी सेल है, जैसे यहां से बात करें सब्सिडरी सेल है, अब सब्सिडरी सेल के भी जस्ट एपिडर्मल है। और बात की जाए, आपने पेलिसेड टिश्यू नाम सुना ना पेलिसेड? पेलिसेड की बात करें तो फिर वहां पर आ जाएगा बंडल शीथ। बंडल शीथ, और बंडल शीथ में क्या प्रेजेंट है? जाइलम है। ऐसा ये सेल टू सेल कनेक्ट है। यहां तो ये हो गया स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा से वाटर बाहर रिलीज हुआ तो ये पास वाली सेल से वाटर लेगा। पास वाली सेल से वाटर लेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाटर का डिमांड बढ़ गया, यहां डीपीडी इंक्रीज हो गया। और यहां पर क्या है? अभी सेल यहां पर वाटर फिल है तो यहां पर अभी डीपीडी क्या है? कम है। हमेशा जो वाटर जो फ्लो होता है वो लो डीपीडी से हायर डीपीडी पर जाता है माता जी, ऐसा ही है ना। अब यहां से जैसे वाटर इसमें कम होगा तो इसमें तो डीपीडी क्या हो जाएगा? वापस कम हो जाएगा और इसका डीपीडी बढ़ जाएगा। डीपीडी बढ़ जाएगा तो ये पास वाला जो सेल रहेगा, पास वाला जो सेल रहेगा वहां से वाटर लेगा, क्योंकि इसका वाटर का डिमांड, डीपीडी मतलब वाटर का डिमांड बढ़ना। अब वाटर का डिमांड कहां से लेगा? जो पास वाले सेल है उससे वाटर लेगा। अब वाटर लेगा तो वहां जिस सेल से वाटर लेगा तो उसका तो डीपीडी कम रहेगा, और जिस सेल को वाटर का रिक्वायरमेंट है उसका डीपीडी ज्यादा रहेगा। तो हमेशा जो वाटर रहेगा वो लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी जाएगा। फिर यहां से वाटर इसके पास हो गया कि इसके पास वाटर कम है तो ये वाटर इसके पास जाएगा। तो ऐसे क्या करेगा? वाटर एक स्टेप बाय स्टेप सेल टू सेल क्या होगा? डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब इन्वॉल्व होंगे। वाटर पोटेंशियल जैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। मेनली जो सेल टू सेल आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें ये वाला डीपीडी वाला भी कंसेप्ट पार्टिसिपेट करता है, और साथ साथ में आपका लोअर जो डिफ्यूजन वाला भी इन्वॉल्व होता है सेल टू सेल के लिए, और आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब इसमें हेल्प करते हैं। ऐसा आपने देखा ना शॉर्ट ड्राइव के लिए। लॉन्ग आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए फिर आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा? जाइलम का रिक्वायरमेंट होगा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि जाइलम डायरेक्ट स्टेम के जाइलम से कनेक्ट होगा और स्टेम का जाइलम डायरेक्ट रूट से कनेक्ट होगा, और रूट फिर डायरेक्ट आपके रूट से फिर आपका कौन सा पेरीसाइकिल प्रेजेंट होगा, फिर पेरीसाइकिल से आप कनेक्ट होगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से डायरेक्ट कनेक्ट होगा कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स से कौन कनेक्ट होगा? आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से क्या प्रेजेंट होगा? एपिडर्म आपके रूट हेयर। ऐसा देखने को मिलेगा ना। ऐसा आपने देखा होगा आउटसाइड रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। ये रूट हेयर किस पर प्रेजेंट होते हैं? ये तो रूट हेयर हो गए। फिर उसके बाद आपका एपिडर्मिस हो गया, ऐसा बोल सकते हो। एपिडर्मिस से आपका कोर्टेक्स पहुंचेगा वाटर, वाटर कोर्टेक्स से फिर कहां पर पहुंचेगा? एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से कहां पर? पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल से फिर आपके कहां पर पहुंच जाएगा? जाइलम। ऐसा कंडीशन रहेगा। हरे कृष्ण माता जी, ऐसा कंसेप्ट रहेगा ना। अभी आने वाला है वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन आएगा ना उसी में देखने को मिलेगा ऐसा। क्लोज कंडीशन में रहेंगे। क्या होगा? यहां से वाटर लूज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्टोमेटा फ्लैसिड हो जाएंगे, क्योंकि वाटर का लूज होना बंद हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसपिरेशन कब होगा? डे के टाइम पर ही ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन को भी
इफेक्ट करने वाले फैक्टर रहेंगे ना, जैसे टेम्परेचर हुआ, एनवायरमेंटल जो फैक्टर होता है वो भी एक तरह से आपके ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करेगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। विंड वेलोसिटी है ना, टेम्परेचर विंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। लाइट इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। ऐसे अलग अलग जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो आपके विंटर वेकेशन, अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में इतना ट्रांसपिरेशन थोड़ी होता है, नहीं होता ना विंटर। अभी ना तो हाई टेम्परेचर होता है, ना हाई विंड वेलोसिटी होती है, ना हाई लाइट होता है, और ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है। अभी एनवायरमेंट में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अब वाटर में जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा, ह्यूमिडिटी आप जानते हो ना, वाटर में मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन लूज हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी थोड़ा हाई है क्योंकि विंड, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाई रहेगा, तो इस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन भी लो रहेगा। तो आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बेस पर भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये मेन एनवायरमेंटली फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, इनकी वजह से भी ट्रांसपिरेशन कोज होगा। कुछ जो प्लांट इंटरनल फैक्टर की बात की जाए तो इंटरनल फैक्टर में नंबर ऑफ स्टोमेटा का नंबर ज्यादा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा में लोअर साइड अपर जो लीफ है, लीफ के अपर साइड पर हिस्टोमेटा है या लोअर साइड पर स्टोमेटा है, कैसी कंडीशन में स्टोमेटा है, तो उसी के ऊपर भी फिर वाटर का ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। जैसे डाइकोट प्लांट की बात करें तो डाइकोट प्लांट में लीफ की अपर सरफेस पर स्टोमेटा लो होते हैं और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा हाई रहते हैं। लेकिन मोनोकोट लीफ जो होती है ना, उसमें बोथ साइड पर जो मीजोफिल्स होता है उसके दोनों बोथ साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, दोनों अपर साइड और लोअर साइड पर एक सेम नंबर के ये देखने को मिलेगा स्टोमेटा, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रांसपिरेशन को एक इफेक्ट करने वाले फैक्टर बात कर सकते हैं। तो डायग्राम बना ले माता जी। The cause of the opening or closing of the stomata is a change in the turgidity of the guard cell. When guard cell become turgid तो आपके स्टोमेटा ओपन and when guard cells become placid तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। When
osmotic concentration, osmotic concentration या osmotic pressure of guard cell is high then guard cell become turgid by absorption of water, through and osmosis from टर्जिड हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन वाटर थ्रो एंड ऑस्मोसिस फ्रॉम नियर बाय सेल्स और नियर बाय सेल्स कौन सा है? सब्सिडरी सेल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे फिर ये वाला कंडीशन फिर अदर्स में चलेगा। तो सेल टू सेल क्या होगा? वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो वैसे फिर एक फ्लो बन जाएगा कि किस प्रकार से वाटर को अपन अप साइड पर ट्रांसपोर्ट करना है, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। अब यहां पर क्या कंडीशन होगा? इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? यहां पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आपने हाई करा है, अब वहां पर डिक्रीज कर दोगे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दोगे तो गार्ड सेल कैसी हो जाएगी? प्लेसिड हो जाएगी। और तो फिर क्या होगा? वहां पर एंडो ऑस्मोस कंडीशन नहीं होगा क्योंकि वाटर क्या हो जाएगा? जो भी यहाँ पर गार्ड सेल प्लेसिड होगी तो प्लेसिडिटी की वजह से क्या हो जाएगा? जो इनर थिक वाल्स हैं गार्ड सेल की वो फ्यूज हो जाएगी, है ना। इनर थिक वाल की जो गार्ड सेल की इनर थिक वाल है ना फ्यूज हो जाएगी और फ्यूज होने के बाद क्या होगा? वाटर आपके स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और वाटर रिलीज नहीं होगा। लेकिन वाटर का कुछ ना कुछ क्वांटिटी में एक्सचेंज होता रहता, टोटली क्या होता? क्लोज नहीं होते, हमेशा पार्शियली क्लोज होता है, ये आपको पता है। When osmotic concentration of guard cell guard cells decrease, the guard cell become प्लेसिड। गार्ड सेल कैसा हो जाएगा? प्लेसिड हो जाएगा ड्यू टू प्लेसिडिटी ऑफ गार्ड सेल inner thick walls of both guard cell
both guard cell become fused, गार्ड सेल कैसे आ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, एंड स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ओपनिंग ऑफ द स्टोमा is also added due to the orientation of the microfibrils in the cell walls of the guard cells। सेलुलोज microfibrils are oriented radially rather than longitudinally, making easier for the stoma to open। तो यहां पर टू टाइप की कंडीशन है। एक में तो कंडीशन है कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वो कौन से कंडीशन में है, ओपनिंग ऑफ द स्टोमा इज आल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स। यहाँ पर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली रेदर देन लॉन्गिट्यूडनल, मेकिंग इट इजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन करने में लॉन्गिट्यूडनल हेल्प करेंगे, ऐसा यहाँ पर दे रखा है। और थोड़ा सा एक मैकेनिज्म दे रखा है बुक के अकॉर्डिंग, तो लगभग ऐसा दे रखा है किस प्रकार से वाटर का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन होंगे, किस प्रकार से आपका जो सेल्स है गार्ड सेल वो किस प्रकार से टर्जिड हो रहा है, किस प्रकार से प्लेसिड हो रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देन और बात की माइक्रोफाइब्रिल्स की कंडीशन होएगी कि डाइकोट्स में कौन कौन सा स्टोमेटा देखने को मिलेगा, और फिर फैक्टर की बात आ जाएगा। एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन आयन
एक्सचेंज थ्योरी या और एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये वाला जो मैकेनिज्म है, दिस इज मॉडर्न एंड मोस्ट accepted theory of stomatal opening। First of all, Fusino observe influx of potassium ions इन, अभी इसका डायग्राम बनाएंगे। पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल्स ड्यूरिंग stomatal opening detailed study of this phenomenon was done by Leavitt according to him stomata open by following mechanism। डायग्राम की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट है तो पहले 3 कार्बन वाले में चेंज हो रहा है। तो 3 कार्बन वाला कौन सा? पेप मतलब फोस्फोइनोल पायरुवेट। और ये फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंसी में, पेप केज की प्रेजेंसी में पेप A1CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो रहा है। तो 3 कार्बन किस में चेंज हो रहा है? 4 कार्बन में चेंज हो रहा है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला है। ये ऑक्जेलो एसिटिक भी 4 कार्बन वाला है, मेलिक एसिड भी 4 कार्बन वाला है। तो ऑक्जेलो एसिटिक जो एसिड है वो मेलिक एसिड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और मेलिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा मेलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। जैसे हाइड्रोजन आयन बाहर रिलीज होगा स्टोमेटा से तो क्या होगा? वहां एटीपी की प्रेजेंसी में क्या होगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदलेगा और आउटसाइड से जो पोटेशियम आयन था वो इनसाइड एंटर कर जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन तो आउटसाइड बाहर निकलेगा और पोटेशियम इनसाइड एंटर करेगा।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो पोटेशियम आयन जैसे एंटर करेगा तो मेलेट से रिएक्ट होगा, रिएक्ट होकर के पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन करेगा और पोटेशियम मेलेट क्या करेगा, राइज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा और एंडो ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी और गार्ड सेल टर्जिड होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये आपका एक तरह से मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडर्न एक तरह से थ्योरी हो जाएगा कि स्टोमेटा किस प्रकार से ओपन होता है और किस प्रकार से, यहाँ केवल स्टोमेटा ओपन से रिलेटेड दे रखा, लेकिन स्टोमेटा क्लोज होगा तो उसका कंडीशन फिर क्या हो जाएगा, ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो अपोजिट हो जाएगा। केवल यहाँ पर स्टोमेटा ओपन से रिलेटेड आपको डायग्राम दे रखा है। और क्लोज भी का बात करोगे तो क्लोज में ये वाला कंडीशन अपोजिट हो जाएगा, फिर वहां एक्सोऑस्मोसिस when plant hormone ABA abscisic acid is formed in guard cell, it interferes with the exchange of potassium hydrogen ion in guard cells resulting in a reverse reaction of opening of stomata, hence stomata get closed। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन in guard cell is electrically balanced by uptake of chloride ion and malate ions which are present in guard cells। ये वाला मैकेनिज्म हो जाएगा कंप्लीट आपका। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन। कौन कौन से फैक्टर, तो यहाँ पर आपके
टू फैक्टर हैं, या आप कह सकते हो टू टाइप के फैक्टर हैं, टू टाइप्स के फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक तो हो जाएगा आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिनको आप एनवायरमेंटल फैक्टर बोल सकते हो, प्लांट फैक्टर बोल सकते हो, या इंटरनल फैक्टर्स बोल सकते हो। इंटरनल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर में आपका पहला पॉइंट रहेगा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का मतलब यहां रह जाएगा आपका, डायरेक्ट बोला जाए ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटमॉस्फेरिक इससे डायरेक्ट आप समझ सकते हो, यदि एनवायरमेंट में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज होगी तो आपका ट्रांसपिरेशन लो होगा, और आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी लो होगी तो आपका ट्रांसपिरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा बोल सकते हो ना माता जी। हायर, यदि हायर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रहा, जैसे आप, तो उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन बहुत कम रहेगा। कभी कभी इस कंडीशन में स्टोमेटा टोटली क्या हो सकते हैं, स्टॉप भी हो सकते हैं, मतलब क्लोज भी, मतलब काम करना भी बंद कर देंगे। ऐसा मानते हो ना, जैसे अभी बहुत ज्यादा चिल्ड वाला टाइम रहे, आपके कोहरा वाला टाइम रहे, फोग वाला टाइम रहे, तो फोग वाले टाइम पर आपका ना तो क्या रहता है, लाइट इंटेंसिटी भी नहीं होती है, टेम्परेचर का और भी नहीं रहता, और लाइट नहीं रहेगा, टेम्परेचर नहीं रहेगा, विंड वेलोसिटी नहीं रहेगा, विंड वेलोसिटी कम रहता है। तो इन सभी कंडीशन में क्या होगा, अभी एनवायरमेंट में नमी मॉइस्चर ज्यादा है ना, जैसे अभी सर्दियों में आप जैसे कपड़े सुखोते हो छत पर, तो वहां पर आपके कपड़े सूखने में टाइम लग जाता है, 1 डे भी हो जाए, 2 डे भी हो जाए अभी इस टाइम पर। तो क्योंकि एनवायरमेंट में क्या है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, ड्राई नहीं हो रहा, तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में यदि एनवायरमेंट में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो उस कंडीशन में जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, वो भी क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। ठीक है, ये एक तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर मान सकते हो। इसका कुछ लिखवाना नहीं है, मैंने डायरेक्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर है ट्रांसपिरेशन प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। आप बोल ही रहे हो, गर्मियों में समर वेकेशन में टेम्परेचर हाई रहता है तो ट्रांसपिरेशन हाई रहता है। अभी विंटर वेकेशन में, विंटर में क्या है, टेम्परेचर लो रहता है तो ट्रांसपिरेशन लो रहेगा। इससे डायरेक्ट आप बोल सकते हो। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपका ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो
the value of Q10, वान टॉप नियम नाम सुना होगा, Q10 for transpiration is 2, it means by increasing 10 degree Celsius temperature, 10 degree Celsius temperature, the rate of transpiration becomes approximately डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे एक साथ टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन एक साथ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही माता जी, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को एब्जॉर्ब भी ज्यादा किया जाएगा और एयर के थ्रू वाटर भी बाहर ज्यादा रिलीज होगा। ऐसा आप बोल सकते हो यहाँ पर। ऐसा ही लाइट पर है, लाइट इंक्रीज होगा, ट्रांसपिरेशन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑन लीफ, तो लीफ भी अपना इफेक्ट हो जाएगा। जी, तो आपका ट्रांसपिरेशन रेट डबल हो जाएगा। तो फिर अगर 20 किया तो 20 इंक्रीज किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे आप बात करते हो ना समर वेकेशन में ट्रांसपिरेशन कितना होता है? समर वेकेशन में जो समर का टाइम रहता है, जो हाई टेम्परेचर रहता है, जो 40 के लगभग रहता है, तो वहां टेम्परेचर इतना होने की वजह से क्या होगा? यहाँ एक साथ ये एक बोल रहा है, एक साइंटिस्ट है वान टॉप है, वो कह रहा है कि एक साथ टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो आपका ट्रांसपिरेशन इतना हो जाएगा। तो ऐसा होता ही है। आप देखो ना कि गर्मियों में जैसे हाई टेम्परेचर होता है तो वाटर ट्रांसपिरेशन उतना हाई होगा, और ट्रांसपिरेशन हाई हो जाएगा तो आपने देखा होगा जो जैसे ही हाई टेम्परेचर 12 o'clock, मतलब हाई जो आपका जो धूप हो रहा था ना, हाई मतलब 12 बजे 1 बजे का जो टेम्परेचर होता है उसमें लीफ ऐसे हो जाती है, ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, हो जाता है ना ऐसा। वो इस वजह से क्योंकि एक साथ लूज हो जाता है वाटर, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाता है, इस कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है। थर्ड पॉइंट है लाइट। अब लाइट इंक्रीज करोगे तो ट्रांसपिरेशन अपना लाइट इंक्रीज ट्रांसपिरेशन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑन लीफ। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन is blue and red। ये वाला जो दोनों प्रकाश है ना, इन पर ज्यादा इफेक्ट होता है।
रेड वाले पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है और ट्रांसपिरेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो फोटोसिंथेसिस भी से तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी तो वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है। आप ये देखो, जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें तो वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन रेस्पिरेशन में वाटर रिलीज होता है, तो वाटर रिलीज होने की, है ना, ऑक्सीजन रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है, तो वाटर रिलीज होने के बजाय थोड़ा सा फिर जो वाटर होता है ना वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है, तो फिर वो ट्रांसपिरेशन पे थोड़ा लो हो जाता है, ऐसा भी थोड़ा माना जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो उतना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, और वाटर के रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपका ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वाटर ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन फिर वहां कम हो जाएगा, ऐसा भी तो मान सकते हो ना आप। देन फिर अगला पॉइंट रहेगा विंड वेलोसिटी। ट्रांसपिरेशन प्रोपोर्शनल विंड वेलोसिटी, हवाएं जितनी ज्यादा तेज चलेगी ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा, हायर होगा। अभी बारिश के टाइम, अभी टाइम पर तो कोई ऐसा हवाएं भी नहीं चलती, कुछ भी नहीं होता, ऐसा हो रहा है ना अभी, तो ट्रांसपिरेशन लो है। तो विंड वेलोसिटी जितना हाई रहेगा तो ट्रांसपिरेशन भी उतना हाई रहेगा, आपका विंड वेलोसिटी कम रहेगा तो ट्रांसपिरेशन भी लो होगा। हरे कृष्ण माता जी, आ रहा है कुछ कुछ समझ में? लास्ट पॉइंट है इसी में ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ट्रांसपिरेशन इनवर्सली एटमॉस्फेरिक प्रेशर।